हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रणेश देवांगन है। जैसा कि हम सब जानते हैं, क्लास 12 सीजी बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत ही पास आ चुके हैं और हम आपके लिए सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ला चुके हैं। कुछ ही दिनों में आपको अवेलेबल हो जाएंगे नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल ऐप में। कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर एक छोटा सा डेमो वीडियो डाल दीजिए ताकि हम आपके टीचिंग मेथड्स भी समझ जाएं और हमको ये आइडिया हो जाए कि हमारी जर्नी कैसे रहने वाली है। तो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक डेमो वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। गाइस, छोटा सा एक मैं रिमाइंडर दे दूं कि ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है। कि बहुत छोटा चैप्टर नहीं है। तो इसको कुछ कुछ आवर्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके बेसिक्स कंप्लीट करना इज नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड बेसिक्स भी रिवाइज करेंगे और एक आध दो क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि हमारा मेन जो लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक डेमो वीडियो प्रोवाइड करने का है। कोशिश यही रहेगी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो बेसिक्स इंपॉर्टेंट है हम वो कवर करते चलें। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कराए जाएंगे या फिर पूरा का पूरा चैप्टर नहीं करा जाएगा, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है, कुछ ही दिनों में एग्जाम्स हैं। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। नाम से समझ में आता है कि हम यहाँ पे कंपनी की अकाउंटिंग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आता है सर, वो ये कि कंपनी कितने टाइप की होती है। तो कंपनी हमेशा दो टाइप की होती है। एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, एक होती है लिमिटेड कंपनी। अब सर, अनलिमिटेड और लिमिटेड क्या होता है, सबसे पहले ये बता दीजिए क्या होता है। देखो, जैसे हम मूवीज देखते हैं। मूवीज में लोग बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, है ना। तो वो बेसिकली बोल रहे थे कि मैं अनलिमिटेड प्यार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कंपनी के टर्म्स में बेसिकली मतलब ये है कि जो लाइबिलिटी होगी, जो देनदारी होगी कंपनी की एट द टाइम ऑफ वाइंड अप और इन एनी केस, वो किस हद तक होगी। तो जो अनलिमिटेड कंपनी होती है ना, उनकी जो लाइबिलिटी है वो बेसिकली वाइंड अप के टाइम पे उनको सब कुछ पूरा पूरा पे करना होगा। और जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है, उनकी देनदारी कुछ हद तक है। तो वो हद क्या होती है, उसमें भी देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में भी दो टाइप आ जाते हैं। पहला, लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी बेसिकली इस कंपनी ने, हमने जितने की गारंटी दी थी उतने तक ही हमारी देनदारी रहेगी। और लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। तो बेसिकली जितने के शेयर्स थे उतनी की इनकी लाइबिलिटी रहेगी एट द टाइम ऑफ वाइंड अप और एनी सर्टेन केस। एक चीज मैं और क्लैरिफाई करूं, जब भी हम ना कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन बना रहे हो ना, तो अपने आप को कंपनी की जगह रख के सॉल्व करेंगे। मतलब एक जैसे आगे एक चीज आने वाली है कि प्रीमियम पे शेयर्स को इशू करेंगे हम, ठीक है। तो प्रीमियम, अगर किसी को नहीं पता तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं आगे बताऊंगा प्रीमियम क्या होता है। तो आपको ये नहीं सोचना है क्या होता है, हम जब क्वेश्चन बना रहे होते हैं ना, हम स्टूडेंट हैं, तो हम अपने आप को ना कंपनी ना समझ के हम उसके इन्वेस्टर समझ के इसको बनाने लगते हैं। बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको अपने आप को कंपनी की जगह पे रखनी है और क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो लिमिटेड बाय शेयर्स में भी तीन टाइप की कंपनी होती है, ठीक है। पहली होती है प्राइवेट कंपनी। जो कंपनी नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लगाती है, दैट इज प्राइवेट कंपनी। फिर होती है पब्लिक कंपनी, जो नाम के एंड पर सिर्फ लिमिटेड लगाती है। और एक होता है वन पर्सन कंपनी, ओपीसी। वो अभी हमारे लिए ये ओपीसी इतना काम का नहीं है, बट अगर आगे चल के हम कोई प्रोफेशनल कोर्स करते तो ओपीसी के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के रूल्स और बाकी सब में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अपने को प्रैक्टिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसके भी कुछ कुछ नियम होते हैं कि कितने पार्टनर्स और कितना क्या क्या रहता है। तो वो आप बुक्स में एक क्विक रीड देंगे, आपसे हो जाएगा। ओके, हमने देख लिया कि दो टाइप की कंपनी होती है, अनलिमिटेड और लिमिटेड। लिमिटेड में भी दो टाइप की होती है, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स भी तीन टाइप की होती है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड एंड वन पर्सन कंपनी, ठीक है। अब आ जाते हैं सर टाइप्स ऑफ शेयर्स। सबसे पहले तो यार, शेयर क्या होता है समझना। कोई भी बंदा ना, कोई भी इंसान अगर धंधा कर रहा है ना, या कोई भी कंपनी है, वो पैसे कैसे लाती है। सबसे पहला, खुद के पास जो पैसे हैं वो लगा के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पिताजी, मेरे पिताजी कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ना इंसान अपने पास जो पैसा होता है ना वो लगाता है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है बैंक से लोन ले लिए, है ना। पैसे नहीं है, हम बैंक के पास चले गए कि हमको इतने का काम है बिजनेस चलाने के लिए, इतने का लोन दे दो, दूसरा। और तीसरा जो तरीका है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले, वो होता है कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती हैं। सिक्योरिटीज इशू करती हैं, प्रेफरेंस शेयर कर ली, इक्विटी शेयर्स कर ली, ठीक है। तो क्या होता है ना, समझना। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी को
बिजनेस चलाने के लिए 1,000 रुपए की जरूरत थी, ठीक है, 1,000 रुपए की जरूरत थी। अब उसने क्या किया ना, 100 रुपए के 10 शेयर्स मार्केट में ला लिए। इसका मतलब क्या होगा कि 10 शेयर्स मार्केट में आए हैं 100-100 रुपए के। बेसिकली मैं अगर कंपनी को 100 रुपए देता हूं, ठीक है, मैं अगर कंपनी को 100 रुपए देता हूं तो मुझे एक शेयर मिल जाएगा, ठीक है, तो मेरा एक तरह से मालिकाना हक बन जाएगा उतने पर्टिकुलर शेयर का उस कंपनी पे। यार देखो, एकदम इन शॉर्ट अगर बात करें ना, जब भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो मार्केट में कुछ सिक्योरिटीज लॉन्च करती है कि हमको इतने पैसे चाहिए इन टुकड़ों में। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे क्या कहा कि 100 रुपए वाले 10 शेयर्स इशू कर दिए। अब जो जो वो शेयर्स को खरीदेगा वो कंपनी को पैसे भेजेगा, ठीक है। अब इस पैसे के बदले में उस इंसान को कंपनी में मालिकाना हक भी मिल जाता है, ठीक है, जिसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। वो समवॉट मालिक ही होता है कंपनी का। एंड साल में अगर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाती है तो उसको एक रिटर्न मिलता है जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। नहीं भी समझ में आया तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना कोई पूछने नहीं आ रहा है, हमको प्रैक्टिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। ये बहुत ही बेसिक चीज है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये सब एक ना एक बार कभी आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एक डेमो वीडियो है, ठीक है। तो टाइप ऑफ शेयर्स, शेयर क्या होता है हमने ये डिस्कस किया। देखो, दो टाइप के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। सर इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स है जिनको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलता डिविडेंड के लिए, या अगर कंपनी कभी बंद हो रही है तो देनदारी के लिए, मतलब उनको पैसा वापस मिलेगा इसके लिए कोई गारंटी नहीं है, इसका उनको कोई प्रेफरेंस नहीं दिया गया, वो होते हैं इक्विटी शेयर्स, ठीक है सर। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं सर? अगर आप इक्विटी शेयर्स समझ गए तो प्रेफरेंस शेयर्स हम ऑटोमेटिकली समझ गए ना कि जो इक्विटी नहीं है वो प्रेफरेंस शेयर्स है। बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होते हैं जिनको फिक्स्ड परसेंट में डिविडेंड मिलता है, और एट द टाइम ऑफ वाइंड अप अगर कंपनी कभी बंद होती है तो उनको पहले पेमेंट किया जाता है इक्विटी शेयर्स से पहले, ठीक है सर। ये फिक्स्ड परसेंट पे इसको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर्स के भी ना कुछ टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं सर? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। देखो, क्यूमुलेटिव अगर आप ना गूगल करोगे ना तो क्यूमुलेटिव का मतलब अगर आप समझ गए ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या हैं। नहीं समझ में आता है तब भी मैं आपको बता दूं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं, देखो क्या होता है, डिविडेंड देना इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ कंपनी हमेशा, ठीक है। अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है और उसका मन है तो वो देगी, ठीक है। अब अगर किसी साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया गया, अगर किसी साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया गया, तो अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो अगले साल उसे 2 साल का डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, बिफोर पेइंग एनी अमाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेसिकली दूसरे टाइप के शेयर्स को पेमेंट करने के पहले कंपनी को क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पिछले साल का और इस साल का डिविडेंड देना होगा, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव अगर हम समझ गए तो नॉन क्यूमुलेटिव ऑब्वियसली हमको समझ में आ जाता है कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको अगर पिछले साल डिविडेंड नहीं भी मिला था ना तो पिछले साल का छोड़ के सिर्फ इस साल का डिविडेंड देंगे, ठीक है सर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, सर कन्वर्टिबल नाम से समझ में आता है कि ये वैसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको एक अधिकार दिया जाता है कि आगे चल के अगर वो चाहें तो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टिबल का मतलब जो नहीं कर सकते, ठीक है। अब आता है सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये पर्टिकुलरली वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये पर्टिकुलरली वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए इशू किए जाते हैं और कुछ साल या कुछ टाइम के बाद जो है कंपनी ये शेयर्स रिडीम कर लेती है, वापस ले लेती है और उसके बदले शेयर्स के पैसे इन शेयर होल्डर को दे देती है, ठीक है। एक हो गया फिर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब जो ऐसा कुछ भी फिक्स टाइम के लिए इशूड नहीं था, वो लाइफ टाइम के लिए इशूड था, उसको कहेंगे हम इररिडीमेबल। नाउ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, सर ये क्या होता है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कुछ ऐसा खास इसमें नहीं है। डिविडेंड मिलने के बाद ना समझना, डिविडेंड कंपनी ने दे दिया, उसके बाद इक्विटी शेयर्स को भी डिविडेंड दे दिया, उसके बाद भी कुछ प्रॉफिट बच रहा है ना तो उसमें इन्हें कुछ शेयर मिलता है उस प्रॉफिट का, ठीक है। तो वो होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो हैं जिनको डिविडेंड तो मिलता है लेकिन शेयर में हिस्सा प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता, ठीक है। तो यहां तक हम इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स समझ चुके हैं। नाउ कुछ बेसिक टर्म्स हैं, पहले उसको समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज आती है सर ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है सर। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है सर? समझना, जो कंपनी है ना
बहुत सारे रूल्स होते हैं, अपन उतना डेप्थ में भी नहीं जा रहे हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल का बेसिकली मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर कंपनी इतने अमाउंट तक के शेयर्स इशू कर सकती है, इतने की उनको अथॉरिटी है, तो उस अमाउंट को बोला जाएगा ऑथराइज्ड कैपिटल। फॉर एग्जांपल मान लो मेरी एक कंपनी है प्रणेश एंड कंपनी, ठीक है, मैं मार्केट में शेयर्स लाना चाह रहा हूँ, आईपीओ लाना चाह रहा हूँ, तो मुझे एक और मतलब मेरे को एक अथॉरिटी मिलेगी कि मैं सिर्फ इतने अमाउंट तक के शेयर्स या टोटल इतने कैपिटल का शेयर मार्केट में ला सकता हूं, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, कितना भी, ठीक है। तो बेसिकली एक कंपनी जितने भी अमाउंट के शेयर्स मार्केट में ला सकती है उसे कहते हैं सर ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब जितना भी पैसा वो बेसिकली लोगों से मांग सकती है इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, वो होगा ऑथराइज्ड कैपिटल। अब सर इशूड कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल प्रणेश एंड कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए का ऑथराइज्ड कैपिटल था, उतने तक का हम पैसा मांग सकते थे पब्लिक से। मैंने 1,000 करोड़ का नहीं मांगा, मैंने 900 करोड़ का मांगा, तो जो 900 करोड़ होगा ना सर, वो इशूड कैपिटल होगा। बेसिकली कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए मार्केट में, जितना पैसा लोगों से मांगा, दैट पर्टिकुलर थिंग इज इशूड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब का क्या मतलब? अब मैंने देखो प्रणेश एंड कंपनी ने 900 करोड़ रुपए मांगे मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, और लोगों ने जितना पैसा भेजा, मान लो 900 का पूरा नहीं भेजा, 800 का भेजा, एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, तो वो जो 800 करोड़ जो है ना, वो हो जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मतलब आम जनता ने कितने शेयर्स के लिए, कितने कैपिटल के लिए पैसा भेजा, सो दैट इज व्हाट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नाउ अब आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब कंपनी ने जो पैसे शेयर होल्डर्स से, या जितना पैसा मांगा का मतलब समझना, मान लो मैंने शेयर्स इशू कर लिए हैं, लोगों ने पैसे भी भेज दिए, जितना मैंने मांगा ना, मेरे को पूरा पूरा सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। अब क्या है, मैं पार्ट्स में पैसे मांग रहा था लोगों से, कि मान लो मेरा अगर 10 रुपए का शेयर था, तो मैंने एप्लीकेशन के टाइम पे मात्र 2 रुपए मांगे थे, ठीक है। फिर मैं कुछ पैसे और मंगा रहा हूं लोगों से, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड अप कैपिटल। बेसिकली जितने पैसों का कॉल किया अपने शेयर होल्डर्स को, जिनके पास ऑलरेडी शेयर है, सो दैट इज कॉल्ड अप। एक सेकेंड, दैट इज व्हाट कॉल्ड अप कैपिटल। जितना पैसा हमने शेयर होल्डर्स से मंगाया, दैट इज व्हाट कॉल्ड अप कैपिटल। नाउ पेड अप कैपिटल सर, जितना पैसा हमने मंगाया उनसे पैसा, जितना पैसा उन्होंने हमें दिया, दैट इज व्हाट पेड अप कैपिटल। नाम से समझ में आ रहा है, पेड अप, जितना पे हुआ, ओके। कैपिटल रिजर्व सर, इन सिंपल टर्म्स एक लाइन में आपको समझा दूं, ऐसा रिजर्व जो आउट ऑफ प्रॉफिट बनता है, दैट इज कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब प्राइस एट पार, प्राइस एट प्रीमियम, प्राइस एट डिस्काउंट क्या होता है समझना सर। 10 रुपए के मेरे शेयर्स थे, तो ये 10 रुपए को हम बोलेंगे नॉमिनल वैल्यू। अब मैंने 10 रुपए के शेयर्स को 10 रुपए में ही इशू किया, तो इसको बोला जाएगा इशू एट पार, मतलब जितने के शेयर हो उतने में इशू किया। अब बात सर इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम सर 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू थी उस शेयर की, लेकिन मैंने इशू किया 15 रुपए में, ठीक है। तो वो जो 5 रुपए है ना, वो प्रीमियम अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा में अगर हम इशू करते हैं तो वो हो जाता है प्रीमियम, ठीक है। प्राइस एट डिस्काउंट, 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू थी, 8 रुपए में मैंने मार्केट में लाया। हालांकि इशू एट डिस्काउंट जो है वो अब बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकते एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। अब हम अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ओके। ओवर सब्सक्रिप्शन सर, समझना, 1,000 शेयर्स के लिए 1,000 शेयर्स का आईपीओ हमने लाया था, 1,000 शेयर हम लोगों को देने के लिए रेडी थे, हमारे पास पैसे आ गए 1500 शेयर्स के लिए, तो इसको बोला जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। नाउ अंडर सब्सक्रिप्शन सर, 1,000 शेयर्स इशू किए थे, पैसे आए सिर्फ 900 शेयर्स के लिए, तो इसको बोल देंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एक होता है सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। होता क्या है ना, इन रियलिटी जब शेयर्स इशू किए जाते हैं ना, तो एक कंपनी को ना, मान लो 1,000 करोड़ जैसे प्रणेश एंड कंपनी ने इशू कर दिया, 900 करोड़ का कंपनी ने इशू कर दिया, तो मिनिमम एक अप टू सर्टेन एक्सटेंट मिनिमम इतने शेयर्स जो है ना वो सब्सक्राइब होने चाहिए, ये नियम है। तो वो जितने शेयर्स इशू होने चाहिए या जितने का पैसा आना चाहिए, उसे कहा जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बेसिकली 1,000 करोड़ रुपए मैंने इशू किया था, तो मिनिमम 900 करोड़, एग्जांपल ले रहे हैं, मिनिमम 900 करोड़ रुपए आना चाहिए, तभी शेयर्स मार्केट में वो चलेंगे, नहीं तो फिर बंद कर दिया जाएगा। मतलब जो हमने इशू किया उसको कैंसिल कर देंगे। तो जितना आना चाहिए मिनिमम
है ना, कि 1000 करोड़ मैंने अगर लाया है तो 900 का पैसा आना चाहिए, तो वो 900 करोड़ जो है वो हो जाएगा अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, इतने का पैसा आएगा तो ही शेयर्स जो है मार्केट में अवेलेबल रहेंगे। नाउ कॉल्स इन अरियर सर, समझना, शेयर्स मैंने इशू किए थे, कुछ पैसे शेयर्स के आ गए थे, कुछ पैसे मैंने मंगाया था, लेकिन जो शेयर होल्डर है उसने पैसे नहीं दिए। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन में मान लो 10 रुपए का शेयर था, एप्लीकेशन में मान लो मैंने 3 रुपए मंगा लिया, अलॉटमेंट के टाइम मैंने 3 रुपए और मंगा लिया, 4 रुपए फिर मैंने फाइनल कॉल में मंगाया और वो पैसा नहीं दिया शेयर होल्डर ने, तो उसको बोला जाएगा कॉल्स इन अरियर्स। अब कॉल्स इन एडवांस, इसको बोलते हैं सर खुजली इसको बोलते हैं खुजली। मैंने मान लो सिर्फ 4 रुपए मंगाया था, या मान लो अलॉटमेंट में मैंने 3 रुपए मंगाया था, सामने वाले ने मेरे को कॉल का भी पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया प्लस कॉल का भी, लो यार मेरे पास बहुत पैसा है आप अभी से रखो, तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। जबरदस्ती जो है शेयर होल्डर वो अगले कॉल का भी पैसा अभी से दे रहा है। नाउ फोर फीचर ऑफ शेयर्स, ये सर ये एक पॉइंट है, ये एक चीज है जहां पे लोग अटकते हैं, जहां पे इस चैप्टर में दिमाग खराब होता है। समझना फोर फीचर होता क्या है। कॉल्स इन अरियर्स मैंने आपको बताया कि जब हम पैसा मांगते हैं बट पैसा नहीं देता है शेयर होल्डर, तो वो जितना अमाउंट उसने नहीं दिया वो अमाउंट हो जाता है हमारा अरियर। नाउ अब क्या होता है, जब बहुत टाइम तक या अप टू सर्टेन पीरियड जब शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है ना, तो कंपनी क्या करती है उसके शेयर्स को फोरफीट कर लेती है। फोरफीचर का मतलब होता है शेयर्स को खींच लेना, ठीक है। तो जो अमाउंट उसने पे किया था, मान लो 10 रुपए में से 6 रुपए उसने ऑलरेडी पे किया हुआ था, 4 रुपए उसने पे नहीं किया, ठीक है। तो जब कंपनी शेयर्स को फोरफीट करेगी ना, तो वो जो 6 रुपए है उसको खींच लेगी, तो वो जो 6 रुपए है सर वो फोरफीचर अमाउंट हो जाएगा। बेसिकली पैसा ना मिलने के टाइम पे जब कंपनी शेयर्स को वापस ले लेती है शेयर होल्डर से, तो उसे फोरफीचर कहा जाता है। नाउ सरेंडर ऑफ शेयर सर, शेयर होल्डर बेचारा खुद आया कि यार मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं शेयर सरेंडर कर रहा हूँ, वापस ले लो अपने शेयर्स, सो दैट इज व्हाट, दैट इज सरेंडर ऑफ शेयर्स, ठीक है। सारे बेसिक टर्म्स जो है कंपनी अकाउंट्स के लिए वो हमने डिस्कस कर लिया। एक फ्लो आपको बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, हम मार्केट में आईपीओ लाते हैं, ठीक है। लोग एप्लीकेशन का पैसा पहले हमको भेजते हैं, हमने बोल दिया हमको 1000 करोड़ रुपए चाहिए, हमने दे दिया, और कंपनी की रिपोर्ट इतनी अच्छी, प्रणेश एंड कंपनी, मेरा नाम इतना अच्छा है कि नाम ही काफी है, लोगों को मालूम से प्रणेश एंड कंपनी जितना पैसा सब डाल रहे हैं लोग, ठीक है। तो एप्लीकेशन का पैसा पहले जो है ना वो लोग भेजते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने 1000 करोड़ मांगा था, ठीक है, मेरे पास इतने सारे लोगों का एप्लीकेशन का पैसा आ गया कि मेरे पास 1200 करोड़ रुपए आ गए, ठीक है। मैंने क्या कहा, पहले वो लोग हमारे बैंक में पैसा भेजते हैं, तो बेसिकली हमने मान लो एक एग्जांपल ले लो कि हमने सर्टेन नंबर के शेयर्स इशू किए थे, फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स इशू किए थे, एग्जांपल बोल रहा हूँ, और मेरे पास आ गया 1200 शेयर्स का पैसा, तो ऑब्वियसली हम सबको तो नहीं दे सकते, तो पहले एप्लीकेशन का पैसा आ गया, फिर हम करते हैं अलॉटमेंट कि उन 1200 में से कितने लोगों को हमको शेयर्स अलॉट करने हैं, रैंडमली होता है ये काम, तो जितनों को हमने अलॉट कर दिया उस प्रोसेस को बोलते हैं अलॉटमेंट। 1200 लोग का पैसा आया था, उनमें से रैंडमली किन्हीं 1000 लोगों को हमने शेयर्स अलॉट कर दिए। नाउ फिर आता है कॉल्स, समझना 10 रुपए का शेयर था, मैंने एप्लीकेशन में 3 रुपए मंगाया था, अलॉटमेंट करते टाइम मैंने 3 रुपए और मंगाया था, हुआ कितना 6 माइनस 10, 4 रुपए बच रहे हैं, वो मैं उनसे कॉल में मंगा लूंगा, या तो एक बार में कि यार 4 रुपए बचा कुछ है वो एक बार में दे दो, या फिर 2-2 रुपए करके कि आज 2 रुपए दे दो, फिर 6 महीने बाद 2 रुपए और दे दो। सो दिस इज द फ्लो। सबसे पहले एप्लीकेशन का हमारे पास पैसा आएगा, फिर हम अलॉटमेंट करेंगे, एंड देन फाइनल कॉल, या फिर 2 कॉल्स में या 3 कॉल्स में जैसा भी हम बाकी का पेमेंट शेयर होल्डर से ले लेंगे। सो दिस इज द बेसिक फ्लो ऑफ द चैप्टर।